नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे देश की अदालतें बड़ी दयालु हैं। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार की जरूरत थी, तो 11 मई को 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी। अभी हाल में जो बारामूला से चुनाव जीते हैं और यूएपीए में बरसों से तिहाड़ जेल में बंद हैं राशिद इंजीनियर, उनको 2 अक्टूबर तक के लिए जमानत दे दी गई कि जाओ, जाकर के प्रचार करो। और अभी हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख बिल्कुल करीब है। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 21 दिन की अंतरिम जमानत पर आने के बाद तमाम चैनलों को इंटरव्यू देते हुए देखे गए, अलग-अलग राज्यों में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए, चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए, रोड शो करते हुए देखे गए। अब हरियाणा में भी जाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई मामूली बात है क्या? तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी दयालु हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत पर बाहर भेज रही है, तो आप देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाइयाँ बाँट रही हैं और देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या ट्वीट किया है। द ट्रुथ हैज फाइनली वॉन। ऑफ सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दिस डिसीजन शोज दैट द ट्रुथ कैन नेवर बी सरप्राइजिंग। ओफो, क्या बात है भगवंत मान जी। और जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, तब सत्य मर गया होगा। और जब 1 अप्रैल को कोर्ट ने उनको तिहाड़ जेल भेजा न्यायिक हिरासत में, तो तब भी सत्य मर गया होगा। तब झूठ की जीत हुई होगी। और 11 मई को अंतरिम बेल जरूर मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करना पड़ा था तिहाड़ जेल में। तो फिर से सत्य की मौत हो गई होगी। और जब 11 मई को उनको अंतरिम जमानत मिली तो सत्य की जीत हो गई होगी। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के, और किसी को बस जमानत मिल जाए, इतने भर से अगर सत्य की जीत प्रचारित करना शुरू कर दे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे-कैसे लोग अब चीफ मिनिस्टर बनने लगे हैं इस देश में। वैसे तो चीफ मिनिस्टर अभी अरविंद केजरीवाल हैं साहब, क्यों भूलते हैं हम इस चीज को, इस तथ्य को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये पहला बेशर्म आदमी है जो जेल में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर बना रहा। हिंदुस्तान के इतिहास में तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के इतिहास में आपको एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई गिरफ्तार हो गया हो, किसी को न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया गया हो और वो 177 दिन तक जेल में हो। वो 21 दिन अगर निकाल दें अंतरिम जमानत वाले, तो भी 155-56 दिन जो आदमी जेल में रहा हो, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही ना दे, बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री बना रहे। पूरी दुनिया में आपको, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण सुनने को, देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर क्यों बने रहे तिहाड़ जेल में भी? हिंदुस्तान में भी मैं अनेक दृष्टांत आपको
गिनवा सकता हूं, जब किसी मुख्यमंत्री पर या किसी कैबिनेट मंत्री पर, केंद्र के कैबिनेट मंत्री पर भी, किसी राज्यपाल पर भी अगर कोई गंभीर एलिगेशन लगे हैं, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और ये कहा कि जब तक मैं इन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं संवैधानिक पद पर नहीं रहूंगा। इस देश में तो साहब ऐसे भी उदाहरण हैं, जब एक ट्रेन दुर्घटना के बाद 60 के दशक में तब के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पद छोड़ दिया था। लेकिन हम 60 के दशक की उस राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की 2024 में याद ही क्यों कर रहे हैं? उससे तुलना ही क्यों कर रहे हैं? वो एक अलग पीढ़ी थी, जो मूल्यों के लिए जीती थी, जो नैतिकता के लिए जीती थी, जो शुचिता के लिए जीती थी, जो उदाहरण पेश करने के लिए जीती थी। आज की तारीख में ऐसे-ऐसे बौने, ऐसे-ऐसे झूठे, ऐसे-ऐसे बेशर्म लोग पदों पर आ रहे हैं, जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं बच्चों के सिर पर हाथ रख कर के कसम खाता हूँ, ना कभी कांग्रेस को समर्थन दूँगा, ना कभी कांग्रेस से समर्थन लूँगा। और जब पहली बार ये चुनाव लड़े थे तो 28 सीटें आई थी। कांग्रेस के समर्थन से ही पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। और अब देखिए ज़रा, जब लोकसभा चुनाव आए, तो पंजाब को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगहों पर इन्होंने कांग्रेस से ही गठबंधन किया, सीटों का समझौता किया। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को दे दी, हरियाणा की 10 में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी, कुरुक्षेत्र पर, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी। गुजरात की 26 लोकसभा में से 2 सीटों पर भावनगर और भरूच में आम आदमी पार्टी लड़ी और बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी लड़ रही थी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि हम तो साधारण आदमी हैं। ये जो राष्ट्रपति भवन, ये जो कैबिनेट मंत्रियों के बड़े-बड़े बंगले, इनकी ज़रूरत क्या है? हम तो जनता के बीच से आते हैं, हम तो फ्लैट में रह लेंगे। लेकिन ये शीश महल 54 करोड़ का किसने खड़ा करवाया और कितने भ्रष्ट तरीके से कराया गया, उसकी भी अब जाँच चल रही है। बस खरीद में, बसों की मेंटेनेंस के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कदाचार हुआ, जो नियमों को ताक पर रखा गया, उसकी भी जाँच चल रही है। स्कूलों में जो कमरों के नाम पर टॉयलेट बनवा करके कमरे दिखाए गए, उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी भी जाँच चल रही है। एडवर्टाइज़मेंट जो दिया गया, उसकी भी जाँच-पड़ताल चल रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने दिल्ली की ही एक रैली में इनके कुछ भ्रष्टाचार और उनकी जो जाँच-पड़ताल चल रही है, उसका उल्लेख किया था। वो लिस्ट मेरे पास है, ये देखिए। ये ऑफिस ऑफ द अमित शाह ने जारी की थी केजरीवाल के घोटाले। 2875 करोड़ का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्स-रे घोटाला, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला और 125 करोड़ का शीश महल का घोटाला। ये घोटाले तो अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान। अब साहब, जैसे मैंने कहा कि 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएँगे। जो मौका है उनके बाहर आने का, उस पर सवाल खड़ा होना लाज़मी है। लेकिन देखिए खुशियाँ कैसी मनाई जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के भीतर कैसे मिठाइयाँ और लड्डू बाँटे जा रहे हैं बेशर्मी के साथ। जो कोर्ट ने शर्तें लगाई हैं इनकी ज़मानत को लेकर के, मुख्यतः 6 शर्तें हैं। पहली शर्त है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त है किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तीसरी शर्त है केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। चौथी है 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा।
5वीं है, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और छठा और अंतिम है, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जरा याद करिए साहब, 11 मई को जब इनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी, तब क्या-क्या शर्त लगाई गई थी? यही सारी शर्तें थी। क्या अरविंद केजरीवाल ने शर्तों का पालन किया था? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसभाओं में, रोड शो के दौरान, चुनाव प्रचार की रैलियों में शराब घोटाले पर नहीं बोल रहे थे? लगातार बोल रहे थे। तो सवाल है कि ऐसी शर्तों का फिर मतलब क्या रह जाता है? और अगर आपने उन पर ये पाबंदी आयद कर दी है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, यानी दिल्ली की जनता ने जिन कामों के लिए उनको चीफ मिनिस्टर चुना है, या दिल्ली की जनता ने तो विधायकों को चुना था और विधायकों ने इनको चुना है, तो आप कैसे भी पकड़ें, लेकिन बात तो वही है कि जिस काम के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया था, क्या ये वो दायित्व पूरा कर रहे हैं? क्या वो काम कर रहे हैं? एज चीफ मिनिस्टर फैसले ले रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है, 4 दिन पहले की बात है साहब, कि क्या जेल में रहते हुए चीफ मिनिस्टर जो समय पूर्व कैदियों की रिहाई होती है, उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उस फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी रोक है? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट ही ये बंदिशें लगा रही हैं कि किसी फाइल पर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते। ये अंतर विरोधी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों की जा रही हैं? कौन इसका जवाब देगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब देगी? बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो ये पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, द ट्रुथ हैज बीन फाइनली वॉन, इस पर मेरा एक सवाल है भगवंत मान से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया? शराब घोटाले से बरी हो गए क्या वो, जो वो सत्य की जीत बता रहे हैं? अरे भाई, जिस तरीके से विजय नायर को जमानत मिली है, जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली है, जिस तरह के कविता को जमानत मिली है, जैसे 1.5 साल रहने के बाद, तिहाड़ में रहने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को भी 177 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। अब ट्रायल होंगे, सुनवाई होगी, सरकारी पक्ष भी, ईडी और सीबीआई के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे, सारे दस्तावेज रखेंगे, जो मनी ट्रेल के उनके पास तमाम दस्तावेज और एविडेंस हैं, वो कोर्ट के सामने रखेंगे, लोगों की गवाहियां रखेंगे। ये इनके जो वकीलों की फौज है अरविंद केजरीवाल की, वो इनका पक्ष रखेगी। उसके बाद जब सुनवाई पूरी हो जाएगी, और हमारे देश में आप जानते ही हैं, अदालतें सुनवाई कोई 10-5 दिन में या 2-4 महीने में या 5-7 महीने में तो पूरी करती नहीं है। 8-10 साल भी लग जाते हैं, 10-15 साल भी लग सकते हैं। ऐसे-ऐसे भी मामले हैं जिनमें 20-20, 30-30 साल बाद फैसले आए हैं। अभी अजमेर में जो बच्चियों का बलात्कार हुआ था 90s में, 32 साल बाद अब आकर के उसका फैसला हुआ है। 32 साल बाद। तो इस मामले की सुनवाई भी अदालतें करती रहेंगी, लटकाती रहेंगी, तारीखों पर तारीखें आती रहेंगी, वकीलों की जेब भरती रहेगी। और 8-10 साल बाद जब इसका फैसला आएगा, तब देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सत्य की जीत होती है, या सत्य की जीत इस रूप में होती है कि उनको उठा करके फिर से अंदर ठेला जाएगा कि साहब आपने शराब घोटाला किया था, 100 करोड़ की रिश्वत ली थी साउथ ग्रुप से, ये दस्तावेज हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, 45 करोड़ रुपया आपने गोवा के चुनाव में खर्च किया था, इसके दस्तावेजी सबूत हैं।
किसने यहाँ से हवाला के ज़रिए रकम भेजी इसके सबूत हैं, किसने वहाँ पर पकड़ी हाथों में उसका सबूत है। यहाँ तक के नोटों की गड्डियों के जो नंबरिंग होती है वो तक हैं ईडी के पास में। जिन-जिन को वो पैसा मिला, जहाँ-जहाँ खर्च किया गया, उनकी गवाहियाँ हैं, तो कहाँ तक भागेंगे? इतनी जल्दी कोई चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठा हुआ भगवंत मान, इसको सत्य की जीत बता कर के बेशर्मी प्रकट करे, ये अनदर एक ऐसा मामला है, जो हमारी राजनीतिक गिरावट की गहराइयों को बताता है कि हम कितना निचले स्तर तक चले गए हैं। आप ज़रा देखिए, गौर फरमाइए, विजय नायर को कब जाकर के ज़मानत मिली और कितनी अदालतों में धक्के खाए, बार-बार गए। के कविता किस-किस तरह के बहाने लेकर के, तर्क लेकर के अदालतों में गई। रोज़ एवेन्यू कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। कह रही थी कि मेरे बेटे की पढ़ाई का मामला है, मुझे उनकी तैयारी करानी है, मुझे ज़मानत ज़रूर चाहिए। नहीं मिली थी, अभी मिली है पिछले महीने। इसी तरीके से संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। और ये कोई नरेंद्र मोदी या कोई नरेंद्र मोदी की जगह भी दूसरा कोई प्रधानमंत्री आकर के बैठ जाए, तो वो किसी को जेल नहीं भेज सकता। जाँच एजेंसियाँ शिकायत मिलने के बाद जाँच पड़ताल करती हैं, जब एविडेंस मिलते हैं, जब मनी ट्रेल मिलता है, तब जाकर के उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। जो दूसरे अभियुक्त होते हैं, उस केस से जुड़े हुए, आमने-सामने बैठा कर के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। उसके बाद उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट तय करती है, उनको घर जाने दिया जाए या जेल भेजा जाए। बड़ी आसानी से कह देते हैं, मोदी जी ने बदले की भावना से जेल में डाल दिया। मोदी जी के यहाँ कोर्ट कचहरी लगी है क्या? कि वो जज की कुर्सी पर बैठते हैं और वो फैसला करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाए या उसके घर भेजा जाए। तो आप राजनीतिक ऐज़ लेने के लिए, लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए, अपने समर्थकों की आँखों में धूल झोंकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये तो अल्टीमेटली सबके सामने आने वाली होती ही है और वो फिर से आई है। जस्टिस भुइयां ने कुछ सीबीआई पर टिप्पणियाँ की हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इस पर सवाल खड़े करना कि साहब सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस केस को दर्ज सीबीआई ने ही पहले किया था। और ना भूलें, सीबीआई ने ही मनीष सिसोदिया को पहले गिरफ्तार किया था। और मनीष सिसोदिया ही वो की इसमें चाबी हैं, जो विजय नायर के संपर्क में भी थे, जो साउथ ग्रुप के संपर्क में भी थे। अरविंद केजरीवाल भी साउथ ग्रुप के संपर्क में थे और के कविता के जरिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने वाले भी अरविंद केजरीवाल ही थे। तो सीबीआई ने पहले अ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ईडी ने बाद में तिहाड़ जेल जाकर के गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी की थी। इस केस में, अरविंद केजरीवाल वाले केस में, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था 21 मार्च को और सीबीआई ने बाद में तिहाड़ जेल जाकर के उनकी गिरफ्तारी की थी। अब इसमें वो, चलिए, अदालत है और जस्टिस साहब हैं, वो टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो सत्य की जीत हो गई। खौफ खाओ, शर्म करो। अभी इसमें ट्रायल होंगे, सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपने रखेंगे। हाँ, टाइमिंग को लेकर के मैं फिर से सवाल खड़े कर रहा हूँ। राशिद इंजीनियर को जमानत मिल जाती है जिस पर यूएपीए यानी देशद्रोह का मामला है, देश के खिलाफ काम करने का मामला है। उसको केवल इसलिए जमानत दे दी जाए 2 अक्टूबर तक के लिए कि वो जाकर के जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करे। फिर से इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे तो पीएमएलए एक्ट में, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में भ्रष्टाचार किए हैं, अनेक लोग जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनको भी जमानत मिलनी चाहिए।
कोई व्यवसायी होगा, उद्योगपति होगा, दुकानदार होगा, कोई दूसरे सेक्टर का व्यवसायी होगा, वो कहेगा कि साहब मुझे भी ज़मानत दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम ज़मानत मिल सकती है, लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए, राशिद इंजीनियर को भी अगर अंतरिम ज़मानत मिल सकती है 2 अक्टूबर तक के लिए, तो मेरा भी कारोबार ठप हो रहा है, मेरी दुकान भी चौपट हो गई, मुझे भी अपना कारोबार सँभालने के लिए ज़मानत दे दीजिए। सबको ज़मानत देंगे क्या? पीएमएलए एक्ट में जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको इससे पहले, अरविंद केजरीवाल से पहले एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है देश में, जब इस तरीके से राहत दी गई हो कि जाओ बाहर अपना कारोबार सँभालो, अपनी दुकान सँभालो। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।